हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो गाइस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में जब हम किसी नए पार्टनर को इंक्लूड या शामिल करते हैं तो उसके कंसर्न में कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी उसकी जनरलिटीज़ हो सकती हैं और कौन कौन से उसके जो एंट्रीज़ के कंसर्ट के जो हमारे टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं वो हो सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में, समझते हैं हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में। तो गाइज़, हमने इस वीडियो में जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है दोनों बच्चों के ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया है ताकि हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच सके और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच सके, इसलिए हमने दोनों लैंग्वेज का इस वीडियो में प्रयोग किया है। तो गाइस, समझते हैं हम सबसे पहले एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नए साझेदार का प्रवेश। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय परमानेंटली पुटिंग देयर कैपिटल इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, देन इट इज़ कॉल्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस and the accounts which are prepared in relation to the transaction taking place in partnership business are called partnership account। तो गाइज, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से अपनी पूंजी को लगाकर कोई भी जो लंबे समय के लिए कार्य करते हैं या कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तथा साझेदारी व्यवसाय में होने वाले लेन देनों के संबंध में जो अकाउंट बनाए जाते हैं उनको हम साझेदारी अकाउंट कहते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की अगर हम बात करें तो अंडर पार्टनरशिप बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टनर एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इज 20 एंड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इन बैंकिंग बिजनेस इज 10। तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो जनरली हमारे जो मिनिमम पार्टनर होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर इसमें हमारे 20 होते हैं। और अगर हम बैंकिंग बिजनेस की बात करें तो बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो हमारे मिनिमम पार्टनर होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पार्टनर होते हैं वो हमारे 10 होते हैं। यानी कि जो हमारा बैंकिंग बिजनेस होता है तो बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो हमारे पार्टनर होते हैं वो हमारे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी साझेदारी व्यवसाय के अंदर कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है, जबकि जो मैक्सिमम पार्टनर की संख्या होती है वो 20 होती है। और बैंकिंग बिजनेस की कंडीशन में जो हमारे मिनिमम पार्टनर होते हैं वो 2 होते हैं, जबकि हमारे इसमें जो मैक्सिमम पार्टनर होंगे वो 10 होते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में कि व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडेड टू एन ऑन गोइंग पार्टनरशिप बिजनेस इट इज़ कॉल्ड द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म हमारी चल रही हो और उसमें हम किसी एक नए पार्टनर को इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, तब उस कंडीशन में जो एडमिशन होता है जिस पार्टनर का, उस टर्म्स को हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कहते हैं। At the time of admission of the new partner, the old partners share in the profit in return for which the amount of their capital and goodwill is brought to the firm by the न्यू पार्टनर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी पार्टनर को अपनी पार्टनरशिप फर्म में शामिल करते हैं तो जो पार्टनरशिप फर्म के ओल्ड पार्टनर होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी उस पार्टनरशिप फर्म को रनिंग करा रहे होते हैं, तो वो जो पार्टनर होते हैं वो उस पार्टनरशिप फर्म में से अपने हिस्से का कुछ शेयर वो नए पार्टनर को देते हैं, जिसके बदले में जो नया पार्टनर होता है वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, जिसमें से कैपिटल का अमाउंट तो जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है उसी के कंसर्ट में कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करके फर्म में रखा जाता है, जबकि गुडविल का अमाउंट जो होता है उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में उनके जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है उसमें उनको बांट दिया जाता है। Out of which the amount of capital is kept in the books of the firm along with the capital of the old partner and the amount of goodwill is transferred to the capital account of the old partner in their sacrifice ratio। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल का अमाउंट होता है वो तो पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग फर्म में रखा जाता है और जो गुडविल का अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब किसी चालू साझेदारी व्यवसाय में किसी नए साझेदार को शामिल किया जाता है और उसे नए साझेदार का प्रवेश कहते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार के द्वारा जो लाभ में हिस्सा दिया जाता है, जिसके बदले में नए साझेदार के द्वारा अपनी पूंजी व ख्याति की राशि फर्म में लाई जाती है, जिसमें से पूंजी की राशि का तो पुराने साझेदारों में पूंजी के साथ फर्म की पुस्तकों में रखा जाता है
जबकि गुडविल यानी कि ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायर्ड जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की, यानी कि एक न्यू पार्टनर की हम जब बात करते हैं एडमिशन में तो उसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जा सकती हैं वो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में आवश्यक जनरल प्रविष्टियों में। जो फर्स्ट कंडीशन आती है व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय ए न्यू पार्टनर। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नए साझेदार के द्वारा पूंजी व ख्याति की राशि को नगद लाया जाता है, यानी कि जब नए साझेदार किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वॉल्व होता है, एडमिट होता है, तो उसके कंडीशन में वो अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों का अमाउंट अगर वो कैश में लेकर आता है तो उसको फिर हम जो एंट्री बनाते हैं वो हम बनाते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। इस कंसर्न में हम बैंक अकाउंट या कैश को तो डेबिट कर देते हैं और जो न्यू पार्टनर की कैपिटल होती है उसके न्यू पार्टनर के नाम से उसकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं और गुडविल को भी हम क्रेडिट करते हैं जब वो कैपिटल और गुडविल दोनों का अमाउंट कैश में लेकर आता है। तो हम इसकी नरेशन लिख सकते हैं बीइंग कैश ब्रॉट फ्रॉम न्यू पार्टनर फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन द न्यू पार्टनर ओनली ब्रिंग्स इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द गुडविल अकाउंट इज ओपनड बाय नॉट ब्रिंगिंग द कैश अमाउंट ऑफ गुडविल। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नए साझेदार के द्वारा केवल पूंजी की राशि तो नगद में लाई जाए लेकिन ख्याति की राशि नगद में ला लाकर ख्याति का खाता खोला जाता है तब उस कंडीशन में फिर हम एंट्री बनाते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंडीशन में हमारी जो एंट्री बनेगी उस एंट्री के कंसर्न में हम ये कह सकते हैं कि उसमें हम कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे, इसमें गुडविल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे। तो गाइज नेक्स्ट आती है बात अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है आपके लिए क्योंकि गाइज इसमें आपको एक बात हम क्लियर कराना चाहते हैं कि जब भी आप एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की बात करते हैं तो इसमें जो गुडविल का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और इसकी जो बारीकियाँ है उनको भी जानना होगा, जो हमने कोशिश करी है आपको पूरी डिटेल में देने की। तो इसको समझते हैं हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की बात करें अगर हम तो सबसे पहले बात करते हैं हम नए साझेदार के प्रवेश के संबंध में ख्याति से संबंधित आवश्यक लेखे। तो हम बात करते हैं देयर मे बी 3 सिचुएशन फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो हम ये कह सकते हैं कि गुडविल के कंसर्न की अगर बात करी जाए तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंसर्न में गुडविल की जो है 3 सिचुएशन हो सकती हैं। 3 सिचुएशन इसकी जो होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति या प्रीमियम का लेखांकन व्यवहार करने के मुख्यतः 3 परिस्थितियाँ हो सकती हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। इसका मतलब होता है कि जब नए साझेदार के द्वारा जो गुडविल का अमाउंट होता है वो पुराने पार्टनर में यानी कि ओल्ड पार्टनर में प्राइवेटली दे दिया जाए, उसका कोई अमाउंट या कोई चीज़ फर्म के अंदर ना की जाए, यानी कि जब नया पार्टनर अपनी गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली दे देता है, यानी कि जब ख्याति या प्रीमियम का व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है। सेकंड कंडीशन आती है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल की राशि को कैश में लेकर आता है तो क्या एंट्री बनेगी। नेक्स्ट आती है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और थर्ड कंडीशन हो जाती है कि जब नए पार्टनर के द्वारा जो गुडविल का अमाउंट होता है वो कैश में ना लाकर उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी। तो हम 3 कंडीशन हो गई। पहली जब गुडविल का अमाउंट वो प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर को दे दे, सेकंड हो गई आपकी जब गुडविल का अमाउंट वो कैश में लेके आए, और थर्ड कंडीशन हो गई जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर नहीं आता है। तो इनकी कौन कौन सी टर्म्स कंडीशन होंगी, क्या एंट्रीज होंगी, तो उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली, यानी कि जब हम बात करते हैं कि जब नए पार्टनर के द्वारा अपनी जो गुडविल का अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली यानी कि व्यक्तिगत रूप से पर्सनली दे दिया जाता है तो क्या कंडीशन होगी। तो समटाइम न्यू पार्टनर गिव हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम अमाउंट प्राइवेटली डायरेक्टली टू ओल्ड पार्टनर एज इट इज़ ए मैटर आउटसाइड द बिजनेस, सो नो जनरल एंट्री ब्रिंग पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म।
तो हम ये कह सकते हैं कि यदि नया शेयरधारक अपने हिस्से की ख्याति की राशि पुराने शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से नकद में भुगतान कर देता है, तब ऐसी दशा में ख्याति यानी कि गुडविल की राशि की फर्म में कोई एंट्री नहीं करते हैं, यानी कि इसका फर्म में कोई लेना देना नहीं होगा, तो इसलिए इसकी एंट्री फर्म में नहीं की जाएगी। तो इन शॉर्ट हम ये कहें कि जब न्यू पार्टनर के द्वारा गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली, पर्सनली, डायरेक्टली दिया जाता है, आउट ऑफ फर्म दिया जाता है, तब उस कंडीशन में गुडविल की फर्म की बुक में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। तो गाइस सेकंड कंडीशन आती है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी कि जब नए शेयरधारक अपने हिस्से की ख्याति की या प्रीमियम की राशि को कैश में लेकर आता है। तो यहाँ गाइस एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ गुडविल भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी जगह पर प्रीमियम और गुडविल वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें बात आती है इन सच ए केस देयर आर मे बी फॉलोइंग 3 कंडीशंस। तो इस कंडीशन में भी हमारे सामने 3 सिचुएशन हो सकती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी दशा में निम्नलिखित 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब नए पार्टनर के द्वारा जो गुडविल का अमाउंट कैश में लाया जाता है तो उस अमाउंट को फर्म में ही रखा जाता है, यानी कि फर्म से नहीं निकाला जाता है। इन दिस केस द फॉलोइंग 2 जर्नल एंट्रीज आर पास फर्म बुक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में फर्म की बुक में निम्न 2 एंट्रियाँ बनाई जा सकती हैं, जिसमें आप पहली एंट्री देखते हैं ऑन ब्रिंगिंग कैश फॉर गुडविल, यानी कि ख्याति की राशि नकद लाने पर, तो उसकी एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि जब नए पार्टनर के द्वारा कैपिटल और गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आया जाता है तब उस कंडीशन में ये आपकी एंट्री बनेगी। सेकंड की अगर हम बात करें तो ऑन डिवीजन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो गुडविल का अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या होता है ले लिया जाता है या ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाता है। तो उसकी एंट्री बन जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओ सैक्रिफाइस ऑब्लिक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो गुडविल का अमाउंट होता है वो ओल्ड पार्टनर में उसके सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। तो जिसके लिए हम एंट्री बनाते हैं गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ इसकी जनरेशन बना सकते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये हमारी हो जाती है कंडीशन कि जब नए पार्टनर के द्वारा गुडविल का अमाउंट कैश में लाया जाए और उसे फर्म में ही रखा जाए, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। सेकंड कंडीशन आती है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ओनली ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो हम यहाँ बात करते हैं इसमें कि जब न्यू पार्टनर के द्वारा जो अपनी गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लाया जाता है, तब उसमें जो सिचुएशन होती है, यानी कि जब नए शेयरधारक अपने हिस्से की संपूर्ण राशि नकद में नहीं लाता है बल्कि ख्याति का कुछ भाग ही नकद में लेकर आता है। तो यहाँ कंडीशन हो जाती है इसकी। तो इससे पहले हम एक ये सेकंड कंडीशन इसकी हमारी जो रह गई थी वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन थी इसमें कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश विच इज़ विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर। जो पहली कंडीशन थी इसकी वो ये थी कि जब नए पार्टनर के द्वारा गुडविल का अमाउंट लाया जाए और उसे ओल्ड पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए और ओल्ड पार्टनर के द्वारा उसे फर्म में ही रखा जाए। तो हमने वो दोनों एंट्री आपको बताई। उसी की सेकंड कंडीशन आती है हमारी कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश विच इज़ द विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर इन पार्ट और फुल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब नए शेयरधारक अपने हिस्से की ख्याति की या प्रीमियम की राशि को नकद में लाता है और उसे ओल्ड पार्टनर के द्वारा फर्म से पूरा या कुछ भाग उसका निकाल लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे सामने 3 एंट्री बन सकती हैं इसकी। पहली है ऑन ब्रिंगिंग कैश अप फॉर गुडविल, यानी कि पहली एंट्री बनती है गुडविल का अमाउंट लेके आने की, जिसकी एंट्री बनेगी आपकी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ऑब्लिक प्रीमियम अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट फ्रॉम न्यू पार्टनर फॉर इज गुडविल। सेकंड होती है ऑन डिवीजन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग्स द ओल्ड पार्टनर। तो इसमें हम बात कर सकते हैं ख्याति की राशि को पुराने शेयरधारकों में उनके लाभ या त्याग अनुपात में बांटने पर। तो उसकी एंट्री बन जाती है आपकी गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पहली एंट्री हो गई हमारी जो हम गुडविल का अमाउंट कैश या में लेकर आए। सेकंड एंट्री हो गई जो गुडविल का अमाउंट हमने ओल्ड पार्टनर में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब थर्ड एंट्री बनती है कि जब ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल का अमाउंट फर्म से निकाल लिया जाता है, तो उसकी एंट्री बनती है यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से ये सेकंड कंडीशन होती है।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की, जो भी हम आपको बता रहे थे कि व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन ओनली फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब नए पार्टनर के द्वारा जो गुडविल का अमाउंट होता है तब वो लेके आते हैं, लेकिन नए पार्टनर के द्वारा जो गुडविल का अमाउंट होता है वो पूरा का पूरा ना लाकर उसका कुछ पार्ट ही लाया जाता है। सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए नए पार्टनर की गुडविल बैठती है 10,000 रुपीज़ की। अब 10,000 रुपीज़ में जो न्यू पार्टनर के द्वारा है वो ओनली 6,000 रुपीज़ ही लाया गया, यानी कि 4,000 रुपीज़ अभी उनका बकाया रह जाता है। तब उस कंडीशन में क्या एंट्री बनेंगी, तो वो आपकी स्क्रीन पर है। तो इसमें जितना पैसा वो कैश में लेके आता है तो उसकी तो एंट्री बन जाती है ऑन ब्रिंगिंग कैश फॉर गुडविल के लिए, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट फ्रॉम न्यू पार्टनर फॉर इज गुडविल। सेकंड होती है ऑन एंट्री फॉर क्रेडिट गिवन टू सेक्रीफाइस पार्टनर बाय इनकमिंग पार्टनर फुल शेयर ऑफ गुडविल। तो अब जो गुडविल का अमाउंट होता है वो हमें सेक्रीफाइस पार्टनर जो होते हैं, ओल्ड पार्टनर जो होते हैं, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में हमें बांटना होता है। तो उसके लिए जो अमाउंट गुडविल का हम पे आ चुका है उसके लिए तो गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जितना पैसा बकाया रह गया, जैसे भी आपको हमने एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए गुडविल का अमाउंट 10,000 रुपीज़ है, तो हम जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं एंट्री, तो हमने एंट्री बनाई है यहाँ पर गुडविल ऑब्लिक प्रीमियम अकाउंट डेबिट न्यू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो गुडविल का अमाउंट है हमारा जितना कैश में आया है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6,000 रुपीज़ हमारा कैश में आ जाता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट को 6,000 रुपीज़ से लिखेंगे। अब जो 4,000 रुपीज़ हमारा कैश में नहीं आ पाया है तो उसके लिए भी जो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री बनाएंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो उसमें हम जो 4,000 रुपीज़ होगा उससे हम इसको डेबिट कर देंगे। अब जो टोटल अमाउंट हो गया हमारा, यानी कि 6,000 की तो गुडविल जो कैश में आ चुकी है, 4,000 का वो अमाउंट जो कि हमारा इनकमिंग पार्टनर्स की कैपिटल से लिया गया है, उन दोनों को जोड़ कर जो 6 और 4 10,000 का अमाउंट हुआ उसके लिए जो सेक्रीफाइस पार्टनर होंगे उनकी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और उसके लिए सेक्रीफाइस रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में इस 10,000 के अमाउंट को टोटल सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये गुडविल की हमारी जो कंडीशंस है वो होती हैं। एक कंडीशन इसमें आती है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी कि जब नए शेयरधारक के द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि को नकद में नहीं लाया जाता। यानी कि पहली कंडीशन थी कि जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है और उसे फर्म में ही रखा जाता है। सेकंड कंडीशन आपको बताई कि जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है लेकिन उसे ओल्ड पार्टनर के द्वारा फर्म से निकाल लिया जाता है। तीसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट अपना कैश में पूरा न लाकर कुछ लाता है और बाकी उसके पार्टनर की जो कैपिटल होती है उससे लिया जाता है। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है गुडविल की कि जब न्यू पार्टनर जो होता है वो गुडविल का अमाउंट कैश में लाता ही नहीं है, यानी कि जो गुडविल है उसका पैसा वो कैश में नहीं लाता है। तो सिंपल उसमें ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, अब अगर गुडविल का अमाउंट कैश में या गुडविल का कोई भी वैल्यूएबल अगर वैल्यू नहीं होती है गुडविल की, तब उस कंडीशन में गुडविल अकाउंट को क्रिएट नहीं करना होता है। इसलिए फिर जो इनकमिंग पार्टनर है, न्यू पार्टनर है, उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा उस अमाउंट से जितना उसका गुडविल का शेयर है, और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट कर दिया जाएगा और उस अमाउंट को सेक्रीफाइस रेशियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो जिसके कंसर्न में जो एंट्री बनती है वो आपकी स्क्रीन पर है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज एडमिशन एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिटेड इन दियर सेक्रीफाइस रेशियो। तो गाइस यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है तो उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर यानी कि जो सेक्रीफाइस पार्टनर होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, और उसको हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में ही क्रेडिट किया जाता है। और सेक्रीफाइस रेशियो का एक हमारा फॉर्मूला होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि जो सेक्रीफाइस रेशियो हम निकालेंगे तो उसके लिए जो ओल्ड पार्टनर का रेशियो होगा ओल्ड, अब उसमें से माइनस कर देंगे जो उनका फ्यूचर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा न्यू, उसे हम माइनस कर देंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो सेक्रीफाइस रेशियो को हम त्याग अनुपात बोलते हैं, ओल्ड रेशियो को हम पुराना अनुपात बोलते हैं और न्यू रेशियो को हम नया अनुपात बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
तो ये बात हो गई सेक्रीफाइस रेशो की, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी कि जब नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट कैश में नहीं लाता है तो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और उसको हम उसके सेक्रीफाइस रेशो में बांट देंगे। तो गाइज नेक्स्ट एक टॉपिक और आता है हमारा गुडविल का। जैसे कि आपको बताया कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर गुडविल का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए आपको इसकी बारियों को समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमने कोशिश करी है कि इस वीडियो में हम आपको टोटल गुडविल का जो भी कंसर्न डिटेल की नॉलेज हो सकती है वो हम आपको दे सकें। तो गाइज उसी के कंसर्न में हम आगे बात करते हैं। अब जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, यानी कि हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की, तो उसमें हम बात करते हैं कि इफ़ द गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म देन सच ए गुडविल अकाउंट विल बी गिवन बाय राइटिंग ऑफ डेबिट फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड क्रेडिटेड द गुडविल अकाउंट। तो गाइस इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है कि यदि न्यू पार्टनर की कंडीशन में, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कंडीशन में फर्म की बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अकाउंट अपीयर है या गुडविल अकाउंट मौजूद है, तब उस कंडीशन में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की कंडीशन में जो फर्म का ऑलरेडी गुडविल अकाउंट अपीयर होता है बुक में, उसको फिर क्लोज कर दिया जाता है और उसे ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो से उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता विद्यमान है या ख्याति की राशि विद्यमान है तो ऐसी ख्याति को सभी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके तथा ख्याति खाते को क्रेडिट करके अप्लीकेट कर दिया जाएगा, जिसके कंसर्न में आपको निम्न एंट्री बनानी होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर फर्म की बुक में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है और नया पार्टनर आप एडमिट करते हैं, शामिल करते हैं, तो उस गुडविल अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा, जिसके लिए एंट्री बनानी होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। Being existing value of firm's goodwill already appearing in the books now written off closed by old partners in their old profit sharing ratio। तो हम ये कह सकते हैं कि गुडविल अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा ओल्ड पार्टनर के द्वारा और उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो गाइज नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें हिडन और इनफ्रेड गुडविल की, यानी कि ऐसी गुडविल जो आपको बुक्स में ना दे रखी हो, ना ही उसको कोई कंडीशन से रखी हो, लेकिन वो आपको निकालनी पड़ सकती है। तो उसकी क्या सिचुएशन होगी, तो उसकी हम बात करते हैं। जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ नॉट गिवन clearly but is calculated on the basis of an infrared method of profit sharing ratio or capitalization. In other words, when the value of goodwill is calculated on the basis of capital contribution of the incoming partner and his share of profit, it is called hidden or infrared goodwill। तो हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी ख्याति के संबंध में प्रश्न में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं दी होती है, परंतु साझेदारों की जो प्रदत्त पूंजी होती है, उनकी जो कैपिटल होती है और जो उनका लाभ हानि अनुपात में ख्याति का जो आभास होता है, यानी कि जो हिडन होती है, ऐसी ख्याति को छिपी हुई ख्याति या आभासित ख्याति कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जब हमें गुडविल का अमाउंट तो फर्म में नहीं दिया हुआ है या बुक में नहीं दिया हुआ है, और अगर हमारे को जो न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल होती है और उनके जो न्यू रेशो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस गुडविल की राशि को निकाल सकते हैं या उस गुडविल के अमाउंट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नया पार्टनर अपनी 1/5 पार्ट के लिए 20,000 रुपीज़ की कैपिटल को लेकर आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फर्म की कैपिटल होगी वो 20,000 इंटू 5 करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ की होगी, यानी कि 1 लाख रुपए की होगी। अब मान लीजिए फर्म के पास ऑलरेडी 2 पार्टनर हैं, ए और बी, और उन्होंने नए पार्टनर सी को 1/5 पार्ट के लिए 20,000 की कैपिटल के अकॉर्डिंग शामिल किया था। तो अगर नया पार्टनर सी है जिसकी कैपिटल 20,000 है, जिसका रेशियो 1/5 है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरी फर्म की जो कैपिटल होगी वो 20,000 इंटू 5 कर देंगे तो 1 लाख
लाख रुपए होगी। अब मान लीजिए ए बी सी तीनों की मिला के जो कैपिटल बैठती है वो मान लीजिए 80,000 बैठती है। सपोज़ कीजिए 30,000 हमारे ए की है, 30,000 बी की है, 20,000 सी की हो गई, टोटल हो गया 80,000 का। तो अब 1 लाख रुपए में से 80,000 को जो हम लेस करेंगे तो उस कंडीशन में जो 20,000 का डिफरेंस आएगा वो हमारी हिडन गुडविल होगी, छुपी हुई गुडविल होगी, आवासित गुडविल होगी, इनफर्ड गुडविल होगी, जिसको हम निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसको निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो स्टेप होते हैं, वो हम अपने आपकी स्क्रीन पर दिखाया है, इसके अकॉर्डिंग हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कैलकुलेशन ऑफ हिडन और इनफरेड गुडविल की अगर बात करें हम, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी कि जो हमारी टोटल फर्म की कैपिटल है बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। जैसे भी आपको एग्जांपल दिया हमने कि मान लीजिए नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो 20,000 रुपये है और वो 1/5 पार्ट के लिए आता है, तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 20,000 इंटू 5/1 कर देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी 1 लाख, जिसमें से लेस करेंगे हम नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल ऑफ द रिकंस्टिट्यूट फर्म, यानी कि जो हमारी अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है और जो न्यू पार्टनर कैपिटल है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। जैसा भी आपको एग्जांपल दिया हमने कि मान लीजिए ओल्ड पार्टनर ए और बी दो हैं, ए की कैपिटल है 30,000, बी की कैपिटल है 30,000 और सी की कैपिटल है 20,000। तो अगर मान लीजिए न्यू पार्टनर 20,000 अमाउंट के लिए इंक्लूड होता है, 1/5 उसका पार्ट है, तो हम 1/5 को रेसिप्रोकल कर देंगे यानी कि 5/1 कर देंगे, तो 20,000 इंटू 5/1 करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ होगा। उसमें से लेस कर देंगे जो हमारे ओल्ड पार्टनर की और न्यू पार्टनर की कैपिटल है। मान लीजिए न्यू पार्टनर हमारा सी है जिसकी 20,000 कैपिटल है और जो ओल्ड पार्टनर है वो ए और बी है जिनकी 30,000 कैपिटल है, तो 30 और 30 80 प्लस 30 और 30 60 प्लस 20 हो गया टोटल 80, यानी कि 80,000 का अमाउंट हो गया। अब 1 लाख में से 80,000 का अमाउंट हम लेस कर देंगे तो बचेगा 20,000 का, तो जो 20,000 का अमाउंट होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो उसके कंसर्न में हम एक एंट्री बना सकते हैं फॉर विच द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास, जिसके लिए हम एंट्री बना सकते हैं न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ हिडन गुडविल ऑन हिज एडमिशन एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर क्रेडिटेड टू दियर सेक्रीफाइस रेशियो। तो उस कंडीशन में जो न्यू पार्टनर होता है उसके कैपिटल अकाउंट को तो हम डेबिट कर देंगे और जो ओल्ड पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और जो हिडन गुडविल आएगी उसमें से जो न्यू पार्टनर होगा उसका हम शेयर निकाल कर और उस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये गुडविल की बात हो जाती है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने आपको जो बेसिक नॉलेज दी है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप की और ख़ास तौर पर गुडविल की, तो हमें उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। गुडविल के कंसर्न में जो भी कंडीशंस हो सकती हैं वो हमने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया है, कोशिश की है। हमें उम्मीद है कि वो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें जो आपकी बाकी रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की एंट्री या जो अदर हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फंड की एंट्री होती हैं वो हम आपके लिए तैयार की है। सो गाइज़ आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइज़ जैसा कि आपको बताया कि हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था ये पार्टनरशिप चल रहा है, जिसकी हमने आपको लास्ट वीडियो में जो पार्टनरशिप की जो इन्फॉर्मेशन थी और जो गुडविल के कंसर्न की एंट्रीज थी उसकी हमने आपको जानकारी दी थी और आपको कहा था कि हमने इस पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक को हम आपको 3 वॉल्यूम में देंगे, जिसमें पहला वॉल्यूम आपको दे चुके हैं, ये हमारा सेकेंड वॉल्यूम है और थर्ड वॉल्यूम हमने आपके लिए तैयार किया है। तो इस वॉल्यूम में हम बात करेंगे पार्टनरशिप में यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, जिसमें हम बात करेंगे कि एक नए पार्टनर के आने के कंसर्न में जो असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनका रिवैल्यूएशन करना होता है और जो फर्म के पास ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होते हैं उनको कैसे एडजस्ट करना होता है। और साथ में हम इसमें बात करेंगे कि जब नए पार्टनर के एडमिशन के समय जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है जब उसको हम एडजस्ट करते हैं या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल को जब एडजस्ट करना होता है तो वो सब हम कैसे करते हैं, तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो आइए गाइस शुरुआत करते हैं हम आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कंसर्न में जो नेक्स्ट वॉल्यूम में उसकी जानकारी में। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, यानी कि संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन।
तो गाइस जैसा को आपने पहले भी बताया था कि अब हम जो वीडियो बनाते हैं हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। तो हमारी हर वीडियो में अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइंड नॉलेज मिल सकती है। जो बच्चे हिंदी में हों वो हिंदी में ले सकते हैं नॉलेज को, और जो इंग्लिश के मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं द रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की, संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन की। तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, द फर्म्स असेट्स एंड लायबिलिटीज आर ऑफन रीअसेस्ड upon the entry of a new partner because the new partner is neither liable for loss due to change in the value of the firm's assets and liabilities before the date of entry into the firm, and neither can there be any profit sharing from them। तो गाइस हम यहाँ कह सकते हैं कि जो नए शेयरधारक के प्रवेश पर प्राय फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि नया साझेदार फर्म में प्रवेश करने की तिथि से पूर्व फर्म की संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन के कारण ना तो हानि के लिए उत्तरदायी होता है और ना ही उसके उत्पन्न होने वाले लाभ में भागीदारी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जब नए पार्टनर को हम पार्टनरशिप फर्म में शामिल करते हैं तो उस कंसर्न में जो फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं, जब उनका रिवैल्यूएशन करा जाता है, पुनः मूल्यांकन किया जाता है, तो उसके कंसर्न में अगर कोई असेट्स और लायबिलिटीज़ के पुनः मूल्यांकन करने के बाद उसमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट और लॉस का जो अधिकार है या जो प्रॉफिट या लॉस को जो बांटा जाता है वो ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है। उसमें जो न्यू पार्टनर होता है उसका कोई इन्वॉल्वेशन इसमें नहीं होता है। तो ना ही वो प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेगा और ना ही वो लॉस में अपनी हिस्सेदारी देगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, जिसमें हम बात करते हैं कि संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन। तो यहाँ बात कर रहे हैं इन सच ए सिचुएशन इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड and new partner to re-evaluate the assets and liabilities on the date of entry of the new partner, display them at the actual price in the books। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो नए साझेदार के प्रवेश करने की तिथि पर जो संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना तथा उन्हें पुस्तकों में वास्तविक मूल्य पर प्रदर्शित करना पुराने तथा नए साझेदार के हित में होता है। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब नया साझेदार एडमिशन लेता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करते हैं, रीइवैल्यूएट करते हैं, ताकि उस डेट को, पर्टिकुलर डेट को, जब नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू को फर्म में रखा जाए। अगर उनकी वैल्यू में कोई इंक्रीज़ होती है तो उसका फ़ायदा भी ओल्ड पार्टनर को मिले, और अगर उसकी वैल्यू में कोई डिक्रीज़ होता है तो उस लॉस को भी ओल्ड पार्टनर ही वहन करें, नए पार्टनर का उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं द अकाउंट थ्रू विच एन एडजस्टेड इज मेड टू चेंज द बुक वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिवैल्यूएशन इज कॉल्ड ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंट हम असेट्स और लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए हम बनाते हैं, तो उस अकाउंट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, विच इज़ आल्सो कॉल्ड ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। इन द डेबिट साइड अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। यानी कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो डेबिट पार्ट होता है उसमें अगर किसी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो उसको शो करते हैं, और उसी तरीके से अगर किसी लायबिलिटीज़ की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उसको शो किया जाता है इसके डेबिट साइड में। उसी तरीके से बात करते हैं हम इसके क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसकी वैल्यू करते हैं, और किसी लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो उसकी एंट्री भी इसके क्रेडिट साइड में की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पुनः मूल्यांकन पर संपत्तियों एवं दायित्वों के पुस्तक मूल्य में परिवर्तन करने के लिए जिस खाते के माध्यम से समायोजन किया जाता है उसे पुनः मूल्यांकन खाता, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है लाभ हानि समायोजन खाता, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इस खाते के डेबिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में कमी व दायित्वों के मूल्य में वृद्धि की एंट्री की जाती है, जबकि इस खाते के क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी की एंट्री
की जाती है। इस खाते पर होने वाले कुल लाभ अथवा हानि को पुराने साझेदारों के उनके पूंजी खाते में उनके ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। यानी कि जो रिवॉल्यूशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको ओल्ड पार्टनर में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है और उनके ओल्ड रेशो में इसको बांटा जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी जो कंसर्न एंट्री है हम उसके बारे में। तो जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फॉलोइंग एंट्री पास फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि संपत्तियों और दायित्वों के पुनः मूल्यांकन में निम्न जनरल प्रविष्टियां की जा सकती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर अ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि जब हम किसी असेट्स की वैल्यू में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम एंट्री बनाते हैं। यदि असेट्स की मूल्य में वृद्धि होती है तो एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। जबकि अगर किसी असेट्स के मूल्य में कमी होती है यानी कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स होती है तो एंट्री बनेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स को हमें डेबिट करना है और रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करना है और नरेशन लिख देनी है बीइंग रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स। उसी तरीके से अगर असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तब हमारे को फिर असेट्स को क्रेडिट करना है और रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट करना है, तो एंट्री बन जाती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इसी कंसर्न में हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ के लिए। तो हम यहाँ बात करते हैं फॉलोइंग एंट्री पास फॉर द पर्पस ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि संपत्तियों और दायित्व के पुनः मूल्यांकन के संबंध में निम्न एंट्री बनाई जा सकती हैं। जिसमें हम बात करते हैं फॉर अ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू में कमी होती है तो उस कंडीशन में एंट्री बनती है लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू में वृद्धि होती है तो एंट्री बनती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़। यहाँ में सिंपल वे में देखना है कि हमें पता होना चाहिए कि असेट्स और लायबिलिटीज़ के जो बैलेंस होते हैं अगर वो बढ़ रहे हैं तो उनको उसी साइड में रखना है और अगर वो घट रहे हैं तो उसको अपोजिट साइड में ले जाना है। फॉर एग्जांपल असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन बनेगा। अगर असेट्स की वैल्यू घटेगी तो उसको अपोजिट कर देंगे तो यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स एंट्री बन जाएगी। सेम प्रोसीजर में लायबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं कि अगर लायबिलिटीज़ का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो हम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ बनाएंगे। उसी तरीके से अगर लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो फिर हम लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट की एंट्री बनाएंगे। यहाँ गाइस रिवॉल्यूशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, तो आप रिवॉल्यूशन अकाउंट की जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर कभी कभी क्या होता है कि किसी असेट्स या कुछ जो लायबिलिटीज़ का वैल्यू होती है वो आपको ऑन रिकॉर्डेड नहीं होती, यानी कि वो पहले से आपके बुक में रिकॉर्ड नहीं होती है, तब अगर वो हमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कंसर्न में अगर वो हमारे सामने आ जाती है बुक में या हमारे बुक में उसकी एंट्री की जाती है तब उसको भी हम फिर नई असेट्स या नई लायबिलिटीज़ के रूप में शामिल करते हैं। अगर मान लीजिए असेट्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है यानी कि फॉर एन अकाउंटिंग अनरिकॉर्डेड असेट्स, यानी कि कोई असेट्स का आइटम ऐसा है जो पहले बुक में रिकॉर्ड नहीं था अब हम उसे बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब उसकी एंट्री बनाएंगे हम असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट बीइंग रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स नरेशन लिख देंगे। उसी कंसर्न में अगर कोई लायबिलिटीज़ का अमाउंट ऐसा होता है जो कि पहले नहीं था और अब हमें वो पे करना पड़ सकता है, तब उसके कंसर्न में हम एंट्री बनाते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़ अकाउंट। तो गाइज इस तरीके से हम रिवॉल्यूशन के कंसर्न में जो एंट्री बनाते हैं असेट्स और लायबिलिटीज़ के इंक्रीज और डिक्रीज के बाद और नई असेट्स जो अनरिकॉर्डेड है उसको शामिल करने के बाद और नई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को शामिल करने के बाद ओवरऑल हमें देखना होता है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट पे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डिफरेंस डेबिट में बच रहा है तब वो हमारा प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन होगा। और सेम उसी तरीके से अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है तो डिफरेंस हमारा लॉस ऑन रिवॉल्यूशन माना जाएगा। तो उसके कंसर्न में भी हमें एंट्री बनानी होती हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। तो अगर मान लीजिए प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है यानी कि पुनः मूल्यांकन खाते पर लाभ होता है तो एंट्री बनती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। तो गाइज यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जो प्रॉफिट होता है रिवॉल्यूशन पर उसको ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उनके कैपिटल अकाउंट पे।
सेम वही प्रोसीजर आपका लॉस के लिए भी होता है कि अगर मान लीजिए रिवॉल्यूशन अकाउंट पर लॉस होता है तो उस कंडीशन में जो लॉस का अमाउंट होता है उसे भी ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसके कंसर्न में आपकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो गाइज अभी जो हमने बात करी थी वो हमने बात करी थी असेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवॉल्यूशन के कंसर्न में, उसकी जो भी एंट्रीज होती हैं वो हमने आपको डिटेल में बताई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपके सामने ला रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म के पास जो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, रिजर्व हैं, फंड हैं या कोई लॉसेस हैं ऐसे, तो अगर वो ऑलरेडी फर्म की बैलेंस शीट में एंटर्ड हैं या बैलेंस शीट में वो हमने शो कर रखे हैं, तो न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय हमें उन अमाउंट को भी क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा। किन में? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो उसके कंसर्न में कौन कौन सी एंट्री बन सकती हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर है। जैसे हम पहले बात करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, यानी कि संचय को सामान्य संचित या लाभ की राशि का वितरण करने पर। तो अगर ये आपको लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दी हुई है, जो हमारी ओल्ड पार्टनर फर्म है हमारी या जो ओल्ड बैलेंस शीट है हमारी पार्टनर्स की, उसमें अगर हमने कोई रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है, तब उन अमाउंट को हमें ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा और उसको हमें ओल्ड रेशो में ही बांटना होगा। तो उसकी एंट्री हम बनाते हैं रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये तीनों आइटम आपको ओल्ड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दे रखे होंगे, वो आइटम आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे, उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करने होंगे। जिसके लिए आपके सामने एंट्री है, नरेशन इसकी लिख देंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहाँ गाइज बार बार आपको हम यहाँ ध्यान दिलाते हैं कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप कंडीशन में, यानी कि नए पार्टनर के प्रवेश के संबंध में केवल गुडविल के अमाउंट को ही हम सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। उसी तरीके से फर्म के कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं जो कि आपको असेट साइड में दिए हुए हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, तब उसकी एंट्री अपोजिट हो जाती है, उसमें एंट्री बन जाती है आपकी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके कंसर्न में हम बात करते हैं बीइंग अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से ये कुछ लॉसेस और प्रॉफिट की होती हैं जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होंगी, तो उनके कंसर्न में आपको ये एंट्री बनानी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना। तो गाइज हम इसमें ये कह सकते हैं कि मान लीजिए जो नया पार्टनर होता है, जब उसको हम एडमिट करते हैं, शामिल करते हैं, तब उस कंडीशन में हमें फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। यानी कि हम अपनी फर्म की टोटल कैपिटल को अब एडजस्ट करना चाहते हैं, उनको हम एक रेशो में रखना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करें, या फिर नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करें। तो जिसके कंसर्न में हम बात कर रहे हैं at the time of admission of the new partner, all the partners can compromise to the effect that the capital of all the partners should be in the new profit sharing ratio। यानी कि नए साझेदार के प्रवेश के समय सभी साझेदार इस आशय का समझौता कर सकते हैं कि सभी साझेदारों की पूंजी नए लाभ हानि विभाजन के अनुपात में कर दी जाए। यानी कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर हैं और जो न्यू पार्टनर हैं वो आपस में समझौता कर सकते हैं कि अब जो नए पार्टनर को मिलाने के बाद जो टोटल पार्टनर होंगे उनकी जो कैपिटल होगी वो अब जो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा उसके कंसर्न में या उसके अकॉर्डिंग रखी जाएगी। तो उसके कंसर्न में हमारे सामने दो सिचुएशन आ सकती हैं, जैसा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। There may be the following two situations of adjusting capital in the proportion to the new profit sharing ratio
ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश पर लाभ हानि विभाजन के अनुपात में पूंजी का समायोजन करने की निम्नलिखित 2 स्थितियां हो सकती हैं, जिसमें पहले हम बात करते हैं ascertaining new partner capital on the basis of old partners adjusted capital, यानी कि पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो नया पार्टनर आया है वो अपने साथ कैपिटल का फिक्स अमाउंट कुछ नहीं लेके आया है, तो जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल के आधार पर हमें नई पार्टनर की कैपिटल को निकालना है। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन होती है कि उसमें आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई होगी, उसको निकालने के लिए आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की हेल्प लेनी होगी या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाना होगा और उसके आधार पर आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को निकालना होगा। सेम सेकंड पोजीशन इसका अपोजिट हो जाता है, उसमें हम बात करते हैं एडजस्टमेंट इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी कि जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी में समायोजन किया जाए। तो गाइज हम यहाँ कह सकते हैं कि अब इसमें क्या हो रहा है कि जो नया साझेदार अपनी कैपिटल लेके आया है, यानी कि जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया है, वो जिस रेशो में अपनी कैपिटल लेके आया है उस रेशो को बेस बनाकर अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को भी न्यू पार्टनर के रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी पड़ सकती है या करनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन हो सकती हैं जब नए पार्टनर के एडमिशन के समय हम अपनी कैपिटल को क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बात करते हैं हम पहली कंडीशन की, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जब नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों को पूंजी में समायोजन किया जाए। यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब जो नया साझेदार है उसकी पूंजी के आधार पर जब पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन किया जाता है, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, तो हमें कौन कौन से स्टेप को ध्यान देना चाहिए या कौन कौन से स्टेप हमें करने चाहिए। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 की अगर बात करें तो जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑन द न्यू और इनकमिंग पार्टनर। तो गाइज यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होगी। अब टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो उसमें सिंपल करना क्या है आपको कि आपको ये देखना है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर, यानी कि जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो, और अपॉन कर देंगे हम जो भी उसका शेयर होगा या जो शेयरिंग रेशो होगा वो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि नया पार्टनर जो है उसकी जो कैपिटल है वो है मान लीजिए 20,000 और वो 1/5 पार्ट के लिए पार्टनर बनाया गया है, तो इसका मतलब 1/5 पार्ट के लिए उसकी कैपिटल हो गई 20,000। तो अगर हम 1/5 पार्ट के लिए जब 20,000 कैपिटल को लेते हैं तो अगर फर्म की हमें टोटल कैपिटल निकालनी हो तो इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 20,000 × 5/1, तो कुल मिलाकर नए पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की जो कुल कैपिटल होनी चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए, 1 लाख रुपये की होनी चाहिए। स्टेप 2 की बात करें तो डिटरमाइन न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, यानी कि अब हमें टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब हमें क्या करना है कि हमें जो भी नए पार्टनर हैं और नया पार्टनर और जो ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग जो हमने अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी कैपिटल को उनके रेशो में बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि नया पार्टनर का जो रेशो था और जो ओल्ड पार्टनर के रेशो थे उनके बाद अब फर्म के जो न्यू रेशो आए वो 2:1 आए, यानी कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिसमें ए का रेशो 2 है, बी का रेशो 2 है और सी का रेशो 1 है। तो यानी कि सॉरी, तो एंट्री बन गई, मतलब रेशो हो गया हमारा 2:1 का। अब मान लीजिए हमारी जो फर्म की कैपिटल है टोटल जो निकल के आई है वो मान लीजिए हमारे 1 लाख रुपीज़ की आई है, तो इस 1 लाख रुपीज़ को हमें 2:1 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2:1 में जब 1 लाख रुपये को डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पर एंट्री आ जाएगी आपकी 40,000, 40,000 और 20,000, यानी कि जो अब ए बी सी की जो न्यू कैपिटल हो गई वो 40,000 ए की, 40,000 बी की और 20,000 सी की हो गई। तो ये इनकी क्या हो गई, न्यू कैपिटल हो गई।
स्टेप 3 में बात करें तो डिटरमाइन द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब हमें देखना ये है कि भाई जो ओल्ड पार्टनर थे उनकी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल उनके अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या शो कर रही है, यानी कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल क्या शो कर रही है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। और लास्ट में स्टेप 4 की अगर बात करें तो फाइंड आउट द सरप्लस कैपिटल और डेफिसिट कैपिटल बाय द कंपेयरिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल असर्टेन्ड बाय द स्टेप 2 एंड द प्रेजेंट कैपिटल असर्टेन्ड इन स्टेप 3। तो अब हमें देखना है कि जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल जो उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमें मिली है और जो हमने न्यू प्रोपोर्शनेट शेयर से कैपिटल निकाली है, अब उन दोनों को हमें कंपेयर करना है कि अगर मान लीजिए उनकी जो न्यू कैपिटल है और जो उनकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मिली कैपिटल है तो वो न्यू कैपिटल अगर ज़्यादा है और पहले की कैपिटल कम है तो जितना अमाउंट है उतना वो और लेकर आएंगे, उसे डेफिसिट कैपिटल बोलेंगे। और इसका अपोजिट होने पर यानी कि उनकी पहले की कैपिटल ज़्यादा थी और अब न्यू कैपिटल उनकी कम बैठ रही है तो वो एक्स्ट्रा पैसा सरप्लस के रूप में निकाल कर ले जाएंगे। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि सरप्लस कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल बड़ी होगी किससे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल से। यानी कि जो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैपिटल मिलेगी वो मान लीजिए हमारी 50,000 थी ए की और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 40,000 की, तो इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 रुपये उसके फर्म पे एक्स्ट्रा हैं, वो सरप्लस के रूप में उस पैसे को फर्म से निकाल लेगा। और सेम इसका अपोजिट कर दें कि मान लीजिए उसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो है 40,000 की और उसकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो कैपिटल मिली है वो है 30,000 की, तो यहाँ पे 10,000 रुपये इसकी कमी होगी जिसको डेफिसिट कैपिटल बोलेंगे और इस अमाउंट को वो फर्म को लाकर देगा। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरप्लस कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल ग्रेटर देन होगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, और डेफिसिट कब होगा, जब प्रेजेंट कैपिटल लेस देन होगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल से, तो वो डेफिसिट होगी। तो गाइज इसके कंसर्न में जो हमने आपको बताया, और सेकंड टॉपिक आता है हमारा कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ द न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर। यानी कि अब बात कर रहे हैं हम कि जब नया पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को बेस बनाकर लेके आता है या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस बनाकर लेके आता है, तब क्या स्टेप होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप। यानी कि नए साझेदार की पूंजी को निम्नलिखित स्टेप द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पहला स्टेप है आपका डिटरमाइन टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर सच दैट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट सच एज गुडविल, रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट ETC। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें टोटल एडजस्टेड कैपिटल को निकालना है जो कि ओल्ड पार्टनर है। यानी कि ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल को निकालना है जिसमें उनकी कैपिटल, उनका रिजर्व और उनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस या फिर उनका कोई भी गुडविल का अमाउंट हो, उन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हमारी एडजस्टेड कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर की। फिर सेकंड स्टेप में बात करते हैं डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब उनकी जो ओल्ड पार्टनर की जो एडजस्टेड कैपिटल है उसके आधार पर अब हमें फर्म की न्यू कैपिटल को निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए A-B फर्म के ओल्ड पार्टनर है, C को हमने नया पार्टनर बनाया, C को जो नया पार्टनर बनाया वो 1/5 पार्ट के लिए बनाया। तो इसका मतलब जब हम टोटल फर्म का जो शेयर है उसे अगर हम 1 मानते हैं उसमें से हम 1/5 पार्ट को लेस करते हैं तो A और B जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका रेशियो हो जाएगा 4/5। तो 4/5 के लिए जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल आई निकल कर, वो मान लीजिए सपोज कीजिए कि 4/5 पार्ट के लिए एडजस्टेड कैपिटल निकल के आई 40,000 रुपये। तो हमें क्या करना है कि इस 40,000 में अब 4/5 का रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि 5/4 कर देना है। तो 40,000 इंटू 5/4 करेंगे तो टोटल फर्म की कैपिटल आ गई 50,000। अब इस 50,000 का हम 1/5 निकाल लेंगे जो कि हमारा नया पार्टनर है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो 1/5 जब करेंगे 50,000 का तो वो आ जाएगा आपका 10,000। तो इसका मतलब नए पार्टनर की कैपिटल जो होगी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को अगर बेस बनाकर निकालें तो वो कितनी हो जाएगी 10,000, जैसा कि आप अपने
सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं, डिटरमाइन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। जैसा कि आपको बताया कि मान लीजिए टोटल एडजस्टेड कैपिटल हमारी आई निकल कर 40,000 रुपये की और उनका जो रेशियो है वो 4/5 है, तो 4/5 का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 5/4। तो 40,000 इंटू 5/4 करेंगे तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 50,000। तो स्टेप थर्ड की बात करें तो डिटरमाइन कैपिटल ऑफ द इनकमिंग पार्टनर एज टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल कितनी निकाली हमने, 50,000 इंटू शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर कितना है, 1/5। तो 50,000 इंटू 1/5 करेंगे तो जो नया पार्टनर होगा उसकी कैपिटल ओल्ड पार्टनर के बेस बनाकर 10,000 रुपीज़ निकल कर आएगी। तो गाइज इस तरीके से हमने दोनों कंडीशंस देखी। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को जब हम एडजस्ट करते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपके सामने दो बातें आई थी कि या तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ज़्यादा बैठेगी या उनकी कैपिटल कम बैठेगी। तो अगर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का हमारा अमाउंट जो आता है वो कम आता है, तो जितना अमाउंट कम आता है उतना पैसा फिर ओल्ड पार्टनर अपना फर्म को लाकर देते हैं। तो उसके कंसर्न में आपकी एंट्री बनती है, इफ़ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज लेस देन हिज न्यूली कैलकुलेट कैपिटल देन ही ब्रिंग हिज डेफिशिएंसी अमाउंट टू द फर्म। यानी कि यदि पुराने साझेदारों की पूंजी कम बैठती है तब वे अपनी कमी की राशि को फर्म में लाकर देते हैं, जिसके लिए एंट्री बनती है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट कंसर्न पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यही कह सकते हैं कि अगर जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपनी कमी को कैश में लाते हैं तो कैश या बैंक से हम उसको डेबिट कर देंगे, और अगर मान लीजिए वो अपनी कमी को कैश या बैंक में नहीं लाते हैं या फर्म में आपको ये कह देते हैं कि भाई वो अपनी डेफिशिएंसी या सरप्लस को करंट अकाउंट खोलकर एडजस्ट करेंगे, तो फिर जो भी कंसर्न पार्टनर होगा उसके करंट अकाउंट से हम उसको डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। यानी कि अगर कैश में लाता है तो कैश और बैंक को डेबिट, और कैश और बैंक में ना लाकर वो करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट करवाता है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, तो फिर आपको करंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना होगा उस अमाउंट से जो उस पार्टनर की डेफिशिएंसी निकल कर आएगी। उसी तरीके से हम बात करते हैं, इफ़ ऑल एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज लेस देन हिज न्यूली कैपिटल देन दे विड्रॉल दियर सरप्लस अमाउंट फ्रॉम द फर्म। यानी कि यदि पुराने साझेदारों की पूंजी ज़्यादा होती है तब वे अपने आधिक्य यानी कि सरप्लस राशि को फर्म से निकाल लेते हैं। तो फर्म से निकालने के लिए जो कंसर्न एंट्री बनेगी, अब उसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और अगर उसको हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या चेक में पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट एंट्री बना लेंगे। और अगर हमने उसका अमाउंट कैश या बैंक में पेमेंट ना कर क्वेश्चन में ये कह देता है कि उसके सरप्लस को उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया जाए या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तब उसके लिए आपको फिर टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। नरेशन आ जाएगी, बीइंग सरप्लस अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इस तरीके से गाइस हमने इनकी एंट्री आपको बताई। अब जो हमने अब तक टॉपिक आपको क्लियर कराया वो हमने एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कंसर्न में जो भी टोटल एंट्रीज हो सकती थी और उन एंट्रीज को निकालने के कंसर्न में जो भी टेक्निक या जो भी स्टेप्स हो सकते थे वो सारी हमने आपको डिटेल इन दोनों वीडियो के माध्यम से आपको दी। फर्स्ट वॉल्यूम 1 और सेकंड ये वॉल्यूम 2 में। अब जो नेक्स्ट हम वॉल्यूम बना रहे हैं उसमें हम एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंसर्न अकाउंट की आपको जानकारी देंगे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कंसर्न में कौन कौन से अकाउंट बनाए जा सकते हैं और उन्हें कैसे तैयार किया जाता है। हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो सेशन चल रहा है ये चल रहा है पार्टनरशिप का और उसमें भी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का। और आपको हमने इससे पहले जो 2 वॉल्यूम बना के दिए हैं वीडियो के उसमें हमने आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंसर्न में जो भी जनरल एंट्रीज थी और जो भी हमारे एडजस्टेड कैपिटल को निकालने का कॉन्सेप्ट था उसकी डिटेल आपको हमने लास्ट 2 वीडियो में दी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंसर्न में जब हम नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाते हैं तो कौन कौन से लेजर अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं उसकी हम इसमें बात करते हैं। तो आइए गाइस समझते हैं हम नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू एडमिशन ऑफ ए
न्यू पार्टनर, यानी कि नए पार्टनर के प्रवेश के संबंध में जो आवश्यक खाते होते हैं हमारे, कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स हैं, उनकी हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो गाइस सबसे पहले हम बताएं आपको कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंसर्न में जो हमें नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने होते हैं, तो उसमें हम 3 अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम लाभ हानि समायोजन खाता या पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के को ही हिंदी में साझेदार के पूंजी खाते बोलते हैं। और थर्ड आता है हमारा बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म, यानी कि नई फर्म की आर्थिक चिट्ठा। तो इस तरीके से नेसेसरी लेजर अकाउंट में हम ये 3 अकाउंट बनाते हैं। इसमें पहला आता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। सेकंड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको साझेदारी के पूंजी खाते कहते हैं। और थर्ड आती है हमारी बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, जिसको नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। तो गाइस इनको अब डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो गाइस जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं या जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, तो इसके हमारे पास जो अकाउंट होता है उसमें इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हम इसको देख सकते हैं। तो जो उसका डेबिट पार्ट होता है उसमें जो भी हमारी असेट्स होती हैं, अगर उसकी वैल्यू में कोई डिक्रीज़ होती है, यानी कि वैल्यू में कमी आती है, तो हम उसको टू सन्ड्री असेट्स, जो भी इसका इंडिविजुअली नेम होगा उसके नाम से इसको लिख देंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ होता है, किसी असेट्स की वैल्यू वृद्धि होती है, तो उसका अमाउंट हम इसके क्रेडिट साइड में बाई असेट्स अकाउंट के नाम से लिख देंगे, जो भी उसका इंडिविजुअली नेम होगा। सेम वही प्रोसेस लाइबिलिटीज़ के लिए होगा। लाइबिलिटीज़ में अब इसमें अपोजिट हो जाता है इसका, यानी कि अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू हमारी कम होती है, यानी कि डिक्रीज वैल्यू इन लाइबिलिटीज़ होती है, तो फिर आपको उसको इसके डेबिट साइड में, यानी कि टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट, जो भी उसका इंडिविजुअली नेम होगा, उससे आपको इसकी एंट्री करनी होगी। और उसी तरीके से अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है हमारी, तो उसको हमें बाई लाइबिलिटीज़ अकाउंट, यानी कि डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ के रूप में इसको हमें लिखना होगा। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं हम कि जब हमारे असेट्स में डिक्रीज़ होता है तो उससे हमें डेबिट में लिखना है, और जब असेट्स में इंक्रीज़ होता है तो उससे हमें क्रेडिट में लिखना है। लायबिलिटीज़ में हमें उल्टा करना है। जब लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होगा तो आपको इसको डेबिट में लिखना है, और जब लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ होगा तो आपको इसको क्रेडिट में लिखना है। तो इस तरीके से लायबिलिटीज़ की बात आती है। अब इसके अलावा मान लीजिए अगर हमारी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, यानी कि हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का मतलब ऐसी लायबिलिटीज़ जो अभी हमारी बुक में नहीं थी और न्यू पार्टनर के आने के कंसर्न में उसे बुक में लेकर आया गया। तो अब क्योंकि लायबिलिटीज़ एक तरीके से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसको भी फिर हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के नाम से, जिसको अलिखित दायित्व भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ जो है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के साथ में कोई हमारी अनरिकॉर्डेड असेट्स होती है हमारी, तो उसको फिर हम इसके क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाई अनरिकॉर्डेड असेट्स के नाम से, जिसको अलिखित संपत्ति कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय इसमें अगर हमारा इसमें क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो उसका जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहलाएगा, और अगर हमारा डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो इसका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहलाएगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी इस अकाउंट के थ्रू हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उसे हमें ट्रांसफ़र करना होता है कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते समय इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस बैलेंस को, इस अमाउंट को आपको ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड पार्टनर में डिवाइड करना है। आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे बाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, वो बेसिकली अनरिकॉर्डेड असेट्स है, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, तो आप इसको अलिखित संपत्ति यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट्स ही समझें या पढ़ें। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो उसका ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसमें अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ तो वो बाई टू साइड में आएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से, और अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से। इसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। तो गाइज नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट होता है, इसमें जनरली हमने एक एग्जांपल के तौर पे माना है कि भाई ये जो फर्म जिसका हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसके पार्टनर 3 हैं, ए बी सी, जिसमें ए और बी तो इसके ओल्ड पार्टनर है और सी को हमने इसमें न्यू पार्टनर माना है, फॉर एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने के पर्पज़ से। तो गाइज इसमें हमारे पास जो फॉर्मेट होता है उसमें एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड वो है जिसमें हम टू का यूज़ करते हैं, क्रेडिट साइड वो है जिसमें हम बाई का यूज़ करते हैं।
करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस BD। अब बाई बैलेंस BD में आपको जो ओपनिंग बैलेंस होती है हमारी कैपिटल और ओल्ड पार्टनर की, आपको वो लिखनी होती है। यानी कि जो ओपनिंग कैपिटल थी हमारी, जो बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल आपको दी हुई होगी, उसको हम बाई बैलेंस BD के नाम से, जैसे हमने माना कि इसमें ओल्ड पार्टनर A और B हैं, तो उनमें A और B के कॉलम में लिख देंगे, C के कॉलम में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो बैलेंस दे रखा है कैपिटल का, वो लायबिलिटीज़ की जगह पर डेबिट बैलेंस के रूप में असेट साइड में दिया हुआ है। तो अगर किसी पार्टनर का कोई बैलेंस असेट साइड में दिया हुआ है, तब उसको फिर टू बैलेंस BD के नाम से लिखा जाता है। यानी कि जब डेबिट बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट बाई कैश या बैंक अकाउंट के नाम से जो नया पार्टनर अपनी जो कैपिटल का अमाउंट जो कैश में लेके आता है या चेक में लेके आता है, तो उसको बाई कैश या बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं। इस अमाउंट को A और B में नहीं लिखते हैं, केवल C में लिखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें बाई गुडविल अकाउंट की। तो गुडविल अकाउंट में हम जो भी हमारा न्यू पार्टनर होता है, यानी कि जो हमारी गुडविल अकाउंट होता है, तो उसमें न्यू पार्टनर्स की जो गुडविल होती है डिवाइडेड करते हैं उसको हम ओल्ड पार्टनर में इन दिए सेक्रीफाई रेशो में। यानी कि जो नया पार्टनर अपने गुडविल का अमाउंट लेके आता है, उस अमाउंट को आपको न्यू पार्टनर की जो गुडविल है उस अमाउंट को आपको ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाई रेशो में बांटना होता है, जिसके लिए आप बाई गुडविल अकाउंट लिखते हैं। यानी कि न्यू पार्टनर्स गुडविल डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दियर सेक्रीफाई रेशो। ये अमाउंट भी A और B जो ओल्ड पार्टनर है उनमें लिखा जाएगा, नए पार्टनर में इसको नहीं लिखेंगे। उसी तरीके से मान लीजिएगा गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर के द्वारा विड्रॉल कर लिया जाता है फर्म से। यानी कि जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है, तो पहले उसकी हम क्रेडिट साइड में एंट्री बनाएंगे ओल्ड पार्टनर में बांटने की बाई गुडविल अकाउंट के नाम से। अब अगर ओल्ड पार्टनर उस अमाउंट को विड्रॉल कर लेते हैं फर्म से, तब उसके कंसर्न में आपको डेबिट साइड में एंट्री करनी होगी टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के नाम से, इफ़ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाई ओल्ड पार्टनर इन दियर सेक्रीफाई रेशियो के रूप में। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको बैलेंस शीट के अंदर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उस अमाउंट को भी आपको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना होगा, जिसके लिए आप एंट्री बनाएंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ़ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। इसी तरीके से अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको डेबिट बैलेंस दिया है जो असेट साइड में शो हो रहा होगा, तब उसको आपको इसके डेबिट साइड में लिखना होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ़ डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से ये हमारे आइटम होते हैं। इसी में हम आगे बात करते हैं। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट पे हमें प्रॉफिट होता है तो उसको बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे इफ़ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो यहाँ पर गाइस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर गुडविल को हम बांटते हैं तो सेक्रीफाई रेशियो में बांटना है, और गुडविल के अलावा अगर हम कोई भी अदर चीज़ को डिवाइड करते हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो, P&L का प्रॉफिट हो, या कोई भी अदर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस हो, वो सारी चीज़ें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ही बांटी जाएंगी। तो उसके कंसर्न में अगर हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट होता है तो हम बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं इफ़ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि इसका अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर जो हमने बताया आपको A और B माने हैं, तो A और B में लिखेंगे, C में इसकी एंट्री नहीं करेंगे। सेम वही प्रोसीजर हम बात करते हैं लॉस के लिए। तो अगर इसको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है तो उस कंडीशन में फिर आपको टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना होगा, और इफ़ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रूप में इसकी एंट्री को करेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में आपको कोई जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो उसको भी फिर आपको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो उसके लिए हम बाई जनरल रिजर्व लिख देंगे, अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर हो जाएगा। अगर कोई बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, और उसमें गाइस आपको ध्यान रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में आपको डेटर्स जो हैं वो गुड दिए हुए हैं, यानी कि आपको नीचे एडजस्टमेंट में या कहीं पर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन के रूप में कि इफ़ डेटर्स आर गुड देन डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको बैड डेट रिजर्व भी दिया हुआ है और डेटर्स आपको गुड दिए हुए हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन गुड के रूप में दी हुई है, तब जो बैड डेट रिजर्व का अमाउंट होता है उसको ओल्ड पार्टनर में बांट दिया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो डेटर्स के लिए हमने बैड डेट रिजर्व बना के रखा होता है, अब क्योंकि डेटर्स हमारे गुड हैं, यानी कि हमारे डेटर से सारा पैसा मिल जाएगा, तो उस रिजर्व की ज़रूरत नहीं है, तो उस रिजर्व को फिर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, जिसकी एंट्री बन जाती है बाई बैड डेट रिजर्व अकाउंट। उसी की बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए आपको ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स में हमें गुडविल का अमाउंट भी दिया हुआ है, यानी कि गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑलरेडी दी हुई है, तब न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय उस गुडविल अकाउंट को
क्लोज कर दिया जाता है। गैस ध्यान रखना होगा कि अगर मान लीजिए न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट आपको दिया हुआ है या गुडविल का अमाउंट उसमें शो कर रहे हैं, तब आप उस गुडविल के अमाउंट को फिर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके लिए टू गुडविल अकाउंट लिखेंगे और इस गुडविल के अमाउंट को जो ओल्ड रेशो होगा, यहाँ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो गुडविल अकाउंट क्लोज होगा तो वो ओल्ड पार्टनर के द्वारा ओल्ड रेशो में ही क्लोज होगा। तो उसके लिए हम टू गुडविल अकाउंट लिखेंगे। इफ गुडविल अकाउंट क्लोज बाय ओल्ड पार्टनर, तो इसका अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर यानी कि ए और बी में लिखेंगे, सी में इसकी एंट्री को नहीं लिखेंगे। तो गाइस इसी में आगे बात करते हैं हम कि अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के कंसर्न में या न्यू पार्टनर के एडमिशन के बाद जो फर्म की कैपिटल है या ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है उसको क्या कर दिया जाता है, एडजस्टेड कर दिया जाता है। यानी कि नए पार्टनर के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना, यानी कि एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर रेशो। तो उस कंसर्न में क्या होता है कि जब हम इसको बनाते हैं तो उसमें हमारे को जो आपको हमने लास्ट वीडियो में इसकी पूरी कैलकुलेशन समझाई थी और आपको इसका पूरा स्टेप भी बताए थे। तो अगर उसके बाद मान लीजिए जो ओल्ड पार्टनर हैं उनकी कैपिटल जो है, जो उनकी प्रेजेंट कैपिटल है वो उनके प्रोपोर्शनेट कैपिटल से अगर मान लीजिए कम बैठती है, तो जितना कम अमाउंट है उतना अमाउंट उनको लेकर आना होगा। उसके लिए उन्हें बाई कैश या बाई बैंक के नाम से एंट्री करनी होगी। तो उसमें ओल्ड पार्टनर ब्रिंग कैश फॉर हिज डेफिसिट कैपिटल, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की कमी होगी उस कमी को वो लोग लेके आएंगे फर्म में और उसके लिए वो इसकी एंट्री बाई कैश या बैंक अकाउंट के नाम से करेंगे। तो उसके लिए जो भी पार्टनर होगा कंसर्न, उसके कॉलम में उस अमाउंट को लिख दिया जाएगा बाई कैश या बैंक के नाम से, जितना पैसा वो अपनी डेफिसिट कैपिटल के रूप में फर्म को जमा करेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए उनकी जो प्रेजेंट कैपिटल है वो ज़्यादा है और जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो उनकी कम है, तो जितने कैपिटल उनका एक्सेस फर्म में रखी हुई है उस सरप्लस अमाउंट को वो विड्रॉल कर लेते हैं और विड्रॉल करने के लिए फिर उसकी एंट्री वो डेबिट साइड में दिखाते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से। इफ़ ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल कैश फॉर हिज एक्सेस कैपिटल, तो जो भी कंसर्न का पार्टनर होगा ए हो या बी, उसके एंट्री इसके डेबिट साइड में कर दी जाती है। तो इस तरीके से इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम पूरा तैयार करते हैं और लास्ट में आके जो इनका बैलेंस बचता है उस बैलेंस को फिर हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस सीडी के नाम से। इसमें जो भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस होते हैं पार्टनर के, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर टू न्यू फर्म बैलेंस शीट, यानी कि अब जो इस कैपिटल अकाउंट से जो बैलेंस बचेगा उसका ए का, बी का और सी का, इन तीनों के जो बैलेंस होंगे उस बैलेंस को आपको अब जो इनकी न्यू पार्टनर की जो हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे या जो न्यू फर्म की जो बैलेंस शीट तैयार करेंगे उस बैलेंस शीट में हम इस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, यानी कि जो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म होगी तो बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म के अंदर जो कैपिटल का अमाउंट लिखा जाएगा, अब वो अमाउंट नहीं लिखा जाएगा जो ऑलरेडी गिवन होगा बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर्स की। उसकी जगह पर अब इस कैपिटल अकाउंट से जो ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे न्यू बैलेंस शीट में, यानी कि बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म में इस अमाउंट को ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो गाइस इस तरीके से फिर हमने आपको ये जो दोनों अकाउंट समझाए, पहला रिवॉल्यूशन अकाउंट बताया, दूसरा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया। अब तीसरी बात करते हैं हम इसके बैलेंस शीट की, यानी कि बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म की। तो इसमें हम आपको जो फॉर्मेट है, जैसा आपको पता है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लायबिलिटीज़ और एक असेट्स। लायबिलिटीज़ जो होती है इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, असेट्स जो होता है इसका बैलेंस डेबिट होता है। तो आपको इसमें जो भी इनकी कंसर्न लायबिलिटीज़ और असेट्स होंगी उसकी एंट्री इसमें करनी होगी। अगर मान लीजिए जो असेट्स का हमने रिवैल्यूएशन किया था, रिवैल्यूएशन करने पर अगर किसी असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ होता है तो जो कंसर्न असेट्स होगी उसमें हम उस इंक्रीज वैल्यू को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम असेट्स में उसकी एंट्री को करेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी असेट्स की वैल्यू में कोई डिक्रीज़ होता है, जब हम रिवैल्यूएशन करते हैं उसका और रिवैल्यूएशन करने पर किसी असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ होता है, तब उस डिक्रीज अमाउंट को उस कंसर्न असेट्स में से लेस कर देंगे और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको शो करेंगे। ये एक टॉपिक हमें लायबिलिटीज़ के लिए भी समझना है कि अगर मान लीजिए कोई लायबिलिटीज़ का अमाउंट दिया हुआ है और लायबिलिटीज़ के अमाउंट में अगर कोई इंक्रीज़ होता है, यानी कि जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस कंसर्न में लायबिलिटीज़ की वैल्यू किसी की बढ़ती है, तब उस कंडीशन में जो अमाउंट लायबिलिटीज़ का बढ़ेगा वो हम लायबिलिटीज़ में ऐड करके लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। और अगर लायबिलिटीज़ का अमाउंट कोई डिक्रीज़ होता है तो उसे लायबिलिटीज़ में से माइनस करके इसको लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। उसके बाद बात आती है हमारी फिर कैशड बैंक की, यानी कि जो कैशड बैंक होगा उसमें जो हमारा ओल्ड बैलेंस होगा उसमें हम न्यू पार्टनर की कैपिटल को ऐड कर देंगे। अगर न्यू
पार्टनर गुडविल भी कैश में लाया है तो उसको भी ऐड कर देंगे, और अगर किसी पार्टनर के द्वारा कोई अमाउंट विड्रॉल करा गया है तो उसको इसमें लेस कर दिया जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो कैश एट बैंक के नाम से लिखा जाएगा। साथ में इसमें अगर एडजस्टेड कैपिटल के बाद ओल्ड पार्टनर कोई अपनी डेफिशिएंसी के रूप में कैश लाता है तो उसे भी हम इसमें जोड़ देंगे, और अगर ओल्ड पार्टनर अपना सरप्लस के रूप से कोई पैसा विड्रॉल करता है फर्म से तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको बनाते हैं, और लास्ट में कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस होता है ये वो बैलेंस होता है जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो अमाउंट आपको इसमें शो करना होता है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट का जो दोनों तरफ का टोटल होता है वो हमारा इक्वल आना चाहिए, और ये बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम होते हैं, जो हमारे अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ के भी आइटम होते हैं, तो उनको भी हम इसमें शो कर देते हैं। अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो उसे असेट साइड में लिखेंगे, और अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है तो उसे लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हमने आपको एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के कंसर्न में जो भी नेसेसरी लेजर अकाउंट थे उसकी पूरी डिटेल हमने आपको दी। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें हमारे 3 अकाउंट होते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, सेकंड होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड होते हैं हमारी बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। इसकी डिटेल हमने पूरी आपको दी है। अब हमने इस एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, इसकी पूरी जर्नल एंट्री, इसका पूरे स्टेप, इसकी पूरी कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, गुडविल की कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, गुडविल को कैसे कैसे हमें ध्यान में रखना होता है, कब उसे बांटना है, कब क्लोज करना है, कब उसे हिडन गुडविल के रूप में निकालना है, वो सारी चीज़ें हमने आपको इस पूरी वीडियो में बना कर दी हैं। इसमें हमने आपको 3 वॉल्यूम बना के दिए हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और ये आपका वॉल्यूम 3 है। इसमें हमने पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज जो थी हमारी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की वो हमने आपको दी है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए उसमें हम आपका न्यूमेरिकल सेशन शुरू करने वाले हैं। अब हम आपको इसकी जो न्यूमेरिकल सेशन की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पूरी डिटेल में देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो पसंद आती है तो इनको लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। थैंक हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस जैसे कि हमारा ये टॉपिक चल रहा था, ये चल रहा था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का, जिसकी हमने आपको कंसर्न वीडियो वॉल्यूम 1, 2, 3 के रूप में दी थी, जिसमें हमने आपको फर्स्ट वीडियो में उसकी जनरल एंट्री, सेकंड वीडियो में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के कंसर्न की जनरल एंट्रीज, और थर्ड वीडियो में हमने उसको आपको अकाउंट के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए, जैसा आपको हमने कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में आपके लिए जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कंसर्न में जो जनरल एंट्री और जो अकाउंट होते हैं उन्हें हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो आपके लिए। आज हम समझेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कंडीशन में कि हम कौन कौन सी जनरल एंट्रीज और कौन कौन से अकाउंट तैयार कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमने समय का ध्यान रखते हुए हमने इसके फॉर्मेट पहले से आपके लिए तैयार कर रखे हैं, ताकि आपको कम समय में हम ज़्यादा नॉलेज दे सकें। तो गाइस सबसे पहले हमें इसमें जनरल एंट्री बनानी होती है, जिसका आपके सामने ये फॉर्मेट है। यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं। इसका फॉर्मेट होता है, इसमें 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट, पर्टिकुलर, LF यानी कि लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो ये हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। सेकेंड हम इसमें बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमने आपके लिए जो क्वेश्चन लिया है उसमें हमारे पास A और B 2 ओल्ड पार्टनर है और C हमारा न्यू पार्टनर है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मेट में 3 कॉलम बनाए हैं। इसमें ABC रखा है, पर्टिकुलर ABC हमने यहाँ पर रखा है, और इसकी हमने बैलेंस शीट तैयार करनी है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, जिसमें लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अकाउंट। तो गाइस ये इनके फॉर्मेट हो जाते हैं। अब हम आपको इसको क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाते हैं कि आप इसे कैसे समझ सकते हैं। तो गाइस आइए समझते हैं इनके बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन हमने जो हमें सॉल्व करने जा रहे हैं उसका हमने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के लिए रखा है। तो उस क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन पे देखें, पढ़ें, और फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको समझाते हैं। सो गाइस जैसा आज हम आपको जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो हमने आपको स्क्रीन पे दिखा है। आप स्क्रीन पे देखें इस क्वेश्चन को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें कहा है कि A एंड B आर इक्वल पार्टनर इन ए फर्म, यानी कि A और B 2 पार्टनर है फर्म में। दे डिसाइडेड टू एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर एंड टू रीएडजस्ट द बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ दिस पर्पस द बैलेंस शीट ऑफ A एंड B ऑन March 31st
2008 वाज एज अंडर। अब आपको यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी हुई है उसमें आपको इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आपको लायबिलिटीज़ और असेट्स दी हुई हैं। जिसमें आपको लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स दिए 1000 के, बिल्स 1000 के दिए हैं। कैपिटल में आपको ए और बी के दिए 1700 और 1200 की, जबकि आपको असेट्स के अमाउंट में दिए हैं कैश 600 का, डेटर्स 1500 का, स्टॉक 1400 का, फर्नीचर 400 का और मशीनरी 1000 की। टोटल दोनों का बैलेंस शीट का आपको दिया है 4900 का। तो गाइज यहाँ पे आपको दिया है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर टू बी मेड बिफोर सीज एडमिशन। कुछ कंडीशन दी हैं आपको इसमें, जिसमें आपको कहा है कि ₹300 वर टू बी प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स, फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 250, investment was ₹400 not mentioned in the balance sheet were to be taken into account. C bring 1000 for capital, for ₹1000 for goodwill, which sum A and B withdrawn in their due proportionate, and give general entry revaluation account balance sheet of A, B and C. तो गाइस इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ₹300 हमें डाउटफुल डेब्ट्स के रूप में रखने हैं, फर्नीचर की वैल्यू हमारी 250 की हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जो पहले बुक में नहीं था अब आपको इसमें बुक में रखना पड़ेगा जो कि 400 का हो जाएगा, और नया पार्टनर जो कि सी है वो अपने साथ कैपिटल के रूप में ₹1000 और गुडविल के रूप में ₹1000 लेके आएगा, जिसको बाद में ए और बी यानी कि ओल्ड पार्टनर उसको विड्रॉल कर लेंगे फर्म से, और आपको इसके लिए कंसर्न जनरल एंट्री बनानी है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए गाइस समझ। तो गाइस इस क्वेश्चन को हमने जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट हैं, जो मीडियम हिंदी मीडियम जिन स्टूडेंट का है उनके लिए भी हमने इस क्वेश्चन को हिंदी में लिया है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ए और बी एक फर्म में 2 बराबर के साझेदार हैं, वे सी को नया साझेदार रखते हैं और चिट्ठे के मूल्यों को पुनः निर्धारित करना तथा के लिए तय करते हैं। ए और बी का चिट्ठा 31 मार्च 2008 को इस प्रकार है, जिसमें आपको यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है, जिसमें दायित्व और संपत्तियाँ हैं। दायित्व में जो हमारे क्रेडिटर्स ऋणदाता 1000 है, बिल्स पेबल दे बिल ₹1000 की है, कैपिटल अकाउंट आपको ए और बी का दिया हुआ है। इधर आपको असेट्स दे रखी है जिसमें रोकड़ दे रखी है 600 की, ऋणी दे रखी है 1600 की, 1500 के, स्टॉक 1400 का है, फर्नीचर 400 का है, मशीनरी 1000 की है, टोटल 4900 का दिया हुआ है। और इनके कंसर्न में जो आपको एंट्रीज दी हैं उसमें कहते हैं कि सी के प्रवेश के पूर्व निम्नलिखित परिवर्तन किए गए, जिसमें कुल ऋणों पर ₹300 संदेहजनक ऋण के घटाने हैं। फर्नीचर का ठीक मूल्य अब 250 रखा गया है। चिट्ठे में पहले ₹400 के इन्वेस्टमेंट की राशि नहीं लिखी थी, अब उस पर विचार करना है यानी कि उसको शामिल करना है। सी नया पार्टनर है जो ₹1000 कैपिटल के रूप में लाता है, ₹1000 ख्याति के रूप में लाता है, जिससे ए और बी ख्याति की राशि को अपने उचित अनुपात में फर्म से निकाल लेते हैं। और इसके कंसर्न में आपको जनरल व्यवस्थियाँ, पुनः निर्धारण खाता जिसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट बोलते हैं, और ABC का न्यू फर्म का चिट्ठा तैयार करवा रहे हैं। तो आइए गाइस समझते हैं हम कि इनको कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस जैसा भी आपने अपने क्वेश्चन देखा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन था तो हम उसको सॉल्व करके बताते हैं। तो जो भी आपने क्वेश्चन देखा उसमें हमने आपको बताया था कि ए और बी 2 पार्टनर हैं इस क्वेश्चन में, और इन्होंने ए एंड बी इक्वल पार्टनर इन द फर्म, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, यानी कि उन्होंने कहा कि ए और बी इसमें 2 पार्टनर हैं और एक ये नया पार्टनर सी को नए पार्टनरशिप फर्म में शामिल करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और उसके कंसर्न में ये अपनी एक री एडजस्टेड बैलेंस शीट यानी कि नई बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन March 31, 2008 वाज एट अंडर, और इन्होंने आपको जो बैलेंस शीट है वो आपको इन्होंने दी हुई है, यानी कि जो 31 मार्च 2018 को इन्होंने जो इसका बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा दिया हुआ है वो आपके सामने अभी हमने आपको क्वेश्चन के थ्रू दिखाया था। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, हमें देखना होता है कि जो नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल और गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लाता है और गुडविल का अमाउंट फर्म में रखा जाता है या नहीं। तो हम उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि सी ब्रिंग 1000 फॉर कैपिटल एंड ₹1000 फॉर गुडविल, विच सम ए एंड बी विड्रॉल इन दियर ड्यू प्रोपोर्शन, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नया पार्टनर है सी वो ₹1000 अपनी कैपिटल के रूप में लाता है, ₹1000 अपनी गुडविल के रूप में लाता है, और उस ₹1000 के गुडविल के अमाउंट को जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपने रेशियो में निकालती है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि जो गुडविल का अमाउंट विड्रॉल करा जाता है ओल्ड पार्टनर में वो उनके सैक्रिफाई रेशियो में किया जाता है। और अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपको नहीं दे रखे होते हैं तो जो ओल्ड रेशियो होते हैं उन्हीं को हम सैक्रिफाई रेशियो मान लेते हैं। तो आइए गाइस सबसे पहले इसकी हम एंट्रीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी एंट्री बनेगी उसे हम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे जो हमारा इसमें जो हमें नया पार्टनर है उसका नाम हमें दिया है सी, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि ये गुडविल और कैपिटल दोनों का अमाउंट कैश में लेके आया है। फिर यहाँ पे हम इसकी एक नरेशन लिख देते हैं, तो नरेशन हो जाती है हमारी कि हमने ये एंट्री किस चीज़ की बनाई है। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट फ्रॉम सी फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। तो इस तरीके से इसकी एंट्री बन जाती है पहली। इसमें हम बात करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट। अब इसमें हम देखेंगे इसके अमाउंट को, तो इसमें जो कैपिटल का अमाउंट है वो आपका दिया है इसमें 1000 रुपीज़ का। उसी तरीके से गुडविल का अमाउंट भी हमें 1000 रुपीज़ का ही दिया है और दोनों का टोटल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2000 रुपीज़। अब जो गुडविल का अमाउंट होता है इसको ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देते हैं। तो उसके लिए जो एंट्री बनती है वो बनती है हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू। अब इसमें जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनका हम नाम इसमें लिख देते हैं। तो जो हमारे ओल्ड पार्टनर दिए इसमें, तो ओल्ड पार्टनर का नाम है ए और बी। तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर है उनके नाम ए और बी दिए हैं। तो उसकी एंट्री बन जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इसकी जो नरेशन करेंगे तो नरेशन आ जाएगी इसमें बीइंग amount of goodwill divided between old partner। तो ये इसकी नरेशन बन जाती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर। तो गाइस यहाँ में जो गुडविल बांटनी होती है वो इनके सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो जैसा आपने क्वेश्चन में देखेंगे ए और बी जो होते हैं इनके पार्ट हमें जो रेशियो दी है ओल्ड रेशियो वो इक्वल है और न्यू रेशियो के बाद में कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। तो जो ओल्ड रेशियो है वो सेक्रीफाइस रेशियो माने जाएंगे। तो इसका मतलब जो गुडविल का अमाउंट था हमारा 1000 रुपये का जो हमारी गुडविल है यहाँ पर, क्योंकि जो गुडविल का अमाउंट है आप देखेंगे यहाँ पे 1000 रुपये है, तो इस 1000 रुपये को इन दोनों में इक्वल बांट देंगे। तो इक्वल इसमें बांट के आ जाएगा ये 500 एंड 500। गाइस इसके बाद ये कहते हैं कि विच सम ए एंड बी विड्रॉल इन दियर ड्यू प्रोपोर्शनल, यानी कि जो ए और बी है उन्होंने इस अमाउंट को क्या कर दिया, फर्म से विड्रॉल कर लिया है। तो जो विड्रॉल किया है तो उसके लिए फिर एंट्री लिखते हैं यहाँ पर हम लोग एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर है उनको हमें अब डेबिट करना होगा, और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो नया पार्टनर जो हमारा अमाउंट है इसका गुडविल का वो हमारा यहाँ टू बैंक के नाम से उसको लिख देंगे। इसका मतलब गुडविल का अमाउंट उन्होंने ओल्ड पार्टनर ने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल, यानी कि उन्होंने निकाल दिया। तो विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर, किसने निकाला है, ओल्ड पार्टनर ने निकाला है। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। अब इसमें जो अमाउंट आएगा तो इसका 500 आ जाएगा, ये भी 500 आ जाएगा, और ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 1000। तो इस तरीके से ये हमारे नए पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल का अमाउंट आया जाता है, जो गुडविल का अमाउंट होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अगर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करा जाता है तो हम उसकी एंट्री बना देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे असेट्स और लायबिलिटीज होती हैं अगर हम उसको रिवैल्यूट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या कंडीशंस आती हैं। तो जैसा आपने स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन दिखाया था हमने, तो उसमें आपको देखा था, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारे बेड डेट्स हैं उसमें हमारे 300 रुपीज़ की कमी हुई है, और फर्नीचर हमारे अब 250 के हो गए, जबकि पहले फर्नीचर थे 400 के। तो इस तरीके से दो असेट्स की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो जब दो असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसके लिए हमने आपको जो एंट्री बताई थी तो बताया था उसमें एंट्री बनती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे अब असेट्स की जगह उन इंडिविजुअली नेम आ जाएंगे जो हमारी असेट्स हैं। तो यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू, अब असेट्स का नाम है, एक तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसके लिए हम यहाँ यूज कर लेते हैं डेटर्स अकाउंट को, क्योंकि वो डेटर्स में से कम होगा, और एक हमारी इसमें कमी हुई है फर्नीचर में, तो यहाँ लिख देंगे हम फर्नीचर। तो
तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर एंट्री बन जाती है हमारी, नरेशन इसकी हम लिख देंगे बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, क्योंकि हमारी क्या हुआ है, यहाँ पर हमारी रिवैल्यूएशन हुई है, यानी कि पुनः मूल्यांकन हुआ है किसका, असेट्स का, और असेट्स का यहाँ पे नाम हमने दे दिया डेटर्स और फर्नीचर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एंट्री बन जाती है। अब बात आती है इनके अमाउंट की, तो हमें अमाउंट जो दिया है डेटर्स का वो हमें इन्होंने 300 का दिया है, जबकि फर्नीचर का आप देखेंगे तो इसमें हमें 400 बैलेंस शीट में दिया था, 250 अब इसके रिवैल्यूट करना है। तो फर्नीचर में जो कमी हुई है वो हमारी कमी हुई है 150 की। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 450 का। इसके बाद गाइस बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर्थ टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि एक तरीके से हमारी क्या हो गई, अनरिकॉर्डेड असेट्स हो गई, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो पहले बुक में नहीं था अब हमें उसे बुक में शामिल करना है, तो हमारी एक तरीके से असेट्स बढ़ गई। तो जब असेट्स बढ़ जाती है तो उसकी एंट्री आपको बताई थी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी तो उस असेट्स का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें यहाँ पे किस अकाउंट के थ्रू एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी एंट्री आ जाती है यहाँ पर बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, असेट्स को डिवैल्यूड किया है और हमें पता लगा कि एक इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऐसा था जो पहले रिकॉर्ड में नहीं था, अब हमें उसे रिकॉर्ड में लाना है, तो उसकी हम एंट्री बनाएंगे और ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 400। तो गाइस इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सामने, क्योंकि रिवैल्यूएशन की और कोई कंसर्न आइटम इसमें दिया नहीं है, इसलिए और कोई एंट्री इसकी बनाएंगे नहीं। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसके लिए हमें देखना है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट था उसे हमने डेबिट किया 450 से, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट किया 400 से। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट 50 रुपीज से ज्यादा डेबिट हो रहा है, और जब ज्यादा डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब इन्हें लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है। अब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को हम किसमें ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर में। तो इसका मतलब उसकी भी हमें एक जनरल एंट्री बनानी होगी, जो हमने आपको बताई थी कि अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है तो उसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ ओल्ड पार्टनर के नाम कौन कौन से हैं, ए और बी। तो फिर यहाँ हमारी जो एंट्री बन जाएगी तो वो एंट्री आ जाएगी हमारी यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड पार्टनर में ए और बी दो हमारे पार्टनर हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हमारी एंट्री जाती है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे समझे तो यहाँ पे एक नरेशन लिख देती है बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं किसको, ओल्ड पार्टनर को, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन दियर ओल्ड रेशियो। तो गैस यहाँ ध्यान रखना है कि इस अमाउंट को हमें किसमें बांटना है, ओल्ड पार्टनर में और उनके ओल्ड रेशियो में। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा इसमें 25, 25 और 50, क्योंकि देखिए 450 से यहाँ पे डेबिट हुआ था और 400 से क्रेडिट हुआ है, तो 50 रुपीज़ का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उस लॉस को यहाँ पे हम ट्रांसफर करते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारी एंट्री बनती है जो कंसर्न एंट्री इस क्वेश्चन के कंसर्न में थी। तो हमने आपको बताई, सबसे पहले इसमें हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल, जो नया पार्टनर अपना कैपिटल और गुडविल का अमाउंट अगर कैश में लेके आता है तो उसके कंसर्न की एंट्री बनेगी। फिर गुडविल के अमाउंट को जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनके सैक्रिफाई रेशियो में बांट दिया जाता है, तो उसकी एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखे थे, तो जो ओल्ड रेशियो होते हैं वही सैक्रिफाई रेशियो मान लिए जाते हैं। तो इसलिए फिर 1000 रुपये को हम दोनों में इक्वल बांट देंगे। अब इन्होंने कहा कि जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने गुडविल का अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया, तो गुडविल का अमाउंट विड्रॉल करने की वजह से एंट्री बन गई एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने इनको रिटर्न कर दिया। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटीज में अगर किसी असेट्स की वैल्यू कम होती है तो एंट्री बन जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स फर्नीचर, क्योंकि इसमें जो असेट्स की वैल्यू कम हुई वो डेटर्स और फर्नीचर की हुई। और अगर किसी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो एंट्री बनती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे हमारे जो असेट्स का नाम इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। और लास्ट में आके हमें देखना होता है कि ओवरऑल मिला के हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ रिवैल्यूएशन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को 450 से डेबिट किया जाता है, जबकि रिवैल्यूएशन को 400
500 से कलेक्ट किया है, तो इसका मतलब यहाँ रिवैल्यूएशन पे 50 रुपीज़ का लॉस हो गया। उस लॉस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है, क्योंकि ओल्ड रेशियो इनके इक्वल है, इसलिए 50 रुपीज़ को इक्वल हमने बांट दिया। तो गाइस इस तरीके से ये आपकी जनरलिटीज तैयार हो जाती हैं। अब हम आपको बताएंगे कि हम इनकी अकाउंट में एंट्री कैसे कर सकते हैं, या एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कंसर्ट के जो हमारे नेसेसरी अकाउंट होते हैं उनमें हम एंट्री कैसे करते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। तो गाइस जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो यहाँ सबसे पहले आता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखेंगे कि हमारे जो आया था अमाउंट, एक हमारा डेटर्स के रूप में आया था, यानी कि जो डेटर्स का अमाउंट आई थी, डेटर्स में जो कमी हुई थी वो हुई थी हमारी 300 की, जिसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से भी शो कर सकते हैं, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट हो गया 300 का। इसके बाद हम बात करेंगे फर्नीचर की। तो फर्नीचर में जो कमी हुई थी वो हुई थी हमारी इसमें 150 की। जो फर्नीचर में कमी है वो हमारी हो गई कितने की, 150 की। फिर इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज हुआ था वो इधर आ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज हुआ था गाइस वो हुआ था हमारा 400 का, क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड असेट्स थी जो हमने अकाउंट में एंटर कराई, तो ये हमारा हो गया कितना, 400 का। तो गाइस इस तरीके से देखेंगे कि भाई टोटल हमारा अब ये हो जाता है 450 का, क्योंकि ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है और 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये एक तरीके से क्या हो जाता है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और ये एक तरीके से क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है, किसमें हो जाता है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर होते हैं उनमें। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर में। तो ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है हमारे पास, एक तो है एज कैपिटल अकाउंट और एक है बीस कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और इन दोनों में ही ट्रांसफर हो जाएगा। कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर किया था हमने, 25 और टोटल हो गया 50 का। तो गाइस इस तरीके से फिर हमारा इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है वो सबसे पहले करते हैं बाई बैलेंस बीडी से। जैसे कि आपने क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे दिखाया था, तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट दिया था ए और बी का, तो इसमें ए का अमाउंट दिया था हमारे को 1700। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको बाई बैलेंस बीडी, इसको बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। और ए का जो कैपिटल है उसको ए के कॉलम में लिखेंगे, बी के कैपिटल के अमाउंट को बी के कॉलम में लिखेंगे और सी में डैश कर देंगे। उसके बाद जो नया पार्टनर होता है जो अपनी वो कैपिटल का रूप में पैसा लेके आता है, उसको हम बैंक अकाउंट के नाम से लिखते हैं और उसको ए और बी में नहीं लिखते हैं, उसको सी में लिखते हैं और वो हमारा हो गया 1000। अब नया पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट आता है, जो नया पार्टनर हमारा जिसका अमाउंट आता है गुडविल का, तो जो गुडविल का अमाउंट आता है उसको आपको बताया ओल्ड पार्टनर बांटा जाता है। तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था तो अमाउंट क्योंकि इनके इक्वल रेशियो थे, तो ये हमारा आ जाएगा 500। अब अगर ओल्ड पार्टनर द्वारा इस गुडविल के अमाउंट को विड्रॉल कर लिया जाता है तो उसकी एंट्री फिर यहाँ आ जाती है और उसको लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग टू बैंक अकाउंट के नाम से, और इसमें अमाउंट आ जाएगा 500 और 500। इसके अलावा फिर हमें देखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो उसकी एंट्री इधर करते हैं बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। अब लॉस हुआ है तो उसकी एंट्री यहाँ कर दी जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब जो लॉस का अमाउंट आया था, ए का कितना 25, बी का कितना 25, सी में ये अमाउंट नहीं बढ़ता है क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर में उनके ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। इसके बाद गाइस इसमें कुछ ऐसा और एंट्री है नहीं ऐसी जो हमारी करने की हो, तो हम इसमें लास्ट में क्या करते हैं कि टोटलिंग कर लेते हैं। जब इसकी टोटल करेंगे हम तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कि हमारा टोटल जो है वो डेबिट का ज़्यादा है या क्रेडिट का ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे चेक किया तो हमारा ये ए का टोटल आया इसमें 2200, बी का आया 1700, सी का आया 1000। इसी अमाउंट को फिर यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 2200 का, 1700 का और 1000 का। उसके बाद क्या करते हैं कि इस टोटल में से अब इसको लेस करना होता है, यानी कि हम यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो हमारा ज़्यादा वाला टोटल था इस टोटल को हमने यहाँ पे लिखा और इसमें से इन आइटम को लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो इनकी अब क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं हम, तो हमारा जो अमाउंट आएगा क्लोजिंग कैपिटल का वो आ जाएगा हमारा इसमें 1675, इसका हमारा 1000 ही आ जाएगा और इसका अमाउंट आ जाएगा हमारा 1175।
तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाती है, क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को हमें जो बैलेंस शीट है हमारी न्यू फर्म की उसमें ट्रांसफर करना होता है। उसमें ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जो हमारे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से जो हमारा बैलेंस आता है, जैसे कि हमारे पास जो पार्टनर थे वो इसमें 3 पार्टनर हो गए ABC, तो इनका अमाउंट आ जाएगा 171675, 1175 और 1000। तो इस तरीके से अगर हम इनका अमाउंट देखें तो इनकी जो टोटल आ जाता है हमारा, वो आ जाता है हमारा 3850। ये अमाउंट आ गया 3850 का। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट के रूप में आ जाता है। इसके अलावा हम बैलेंस शीट में अगर देखें तो हमें इसमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और बिल्स पेबल दिए हुए हैं, क्योंकि ये भी लायबिलिटीज के आइटम होते हैं। तो इनको भी फिर हम लायबिलिटी साइड में ही लिख देते हैं। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हमें दिया है इसमें 1000 रुपीज़ का, और बिल्स पेबल का अमाउंट दिया है इसमें, वो भी हमें इसमें 1000 रुपीज़ का ही दिया है। तो बिल्स पेबल भी हमारा 1000 आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो इनका जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 5850 का। तो ये हमारी जो लायबिलिटी साइड है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी असेट साइड की। तो असेट साइड में सबसे पहले आपको दिया है इसमें कैश एट बैंक के रूप में, तो यहाँ लिख देंगे इसमें हम कैश एट बैंक। अब कैश एट बैंक में देखेंगे आप तो हमें इसमें ऑलरेडी 600 का अमाउंट दिया था। अब इसमें क्या करेंगे, जो नया पार्टनर कैपिटल के रूप में पैसे लाया था उसको इसमें ऐड कर देंगे, जो गुडविल का अमाउंट आया था वो इसमें ऐड कर देंगे, और अगर गुडविल का अमाउंट इन्होंने विड्रॉल कर दिया है, जैसे कि आप इन्होंने विड्रॉल किया था, तो वो इसको लेस कर देंगे। तो इस तरीके से 600 प्लस 1000 प्लस 1000 माइनस 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1600। तो जो हमारे पास अब क्लोजिंग बैलेंस जो बचा कैश का वो बचता है हमारा 1600 का। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें हमें दिया था डेटर्स। तो जो डेटर्स हमें दिया है तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम डेटर्स को। तो डेटर्स हमें दिया था इसमें 1500 का। तो 1500 में जब हम देखेंगे यहाँ पे तो डेटर्स में हमारी कमी हुई थी 300 की। तो इस 300 को हम क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1200। डेटर्स के बाद बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक हमें दिया है इसमें क्वेश्चन में आपका स्टॉक का अमाउंट दिया है इसमें 1400 का। यहाँ पर लिखेंगे 1400, क्योंकि स्टॉक में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है तो इसलिए स्टॉक का डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा हमारा 1400 का। इसके बाद बात करते हैं फर्नीचर की। तो जो फर्नीचर का अमाउंट हमें दिया था तो ये हमें दिया था, पहले हमारा था कितना 400 का। अब इसमें जो कमी हुई थी 150 की कमी हुई थी, और 150 की कमी के बाद जो हमारा अमाउंट अब रह गया बैलेंस में वो आया 250 का। इसके बाद गाइस इन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट दिया था 400 का, जो कि पहले बुक में नहीं था, अब हमें रिकॉर्ड में लेके आना है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी एंट्री करेंगे, और इन्वेस्टमेंट की जो एंट्री की जाएगी वो की जाएगी हमारी 400 रुपीज़ से। तो गाइस इस तरीके से अगर हम इसको देखें तो हमने ये जो सारी एंट्रीज थी जो इसमें आ सकती थी वो हमने इसमें की। अब इनका लास्ट में टोटल कर देते हैं। जब टोटल करेंगे तो आपको जैसा पता है कि जो बैलेंस शीट होती है इसका टोटल दोनों तरफ का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसका इक्वल आंसर हमारा आ जाता है। तो हम इसमें जब चेक करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास जो आइटम आती है इसमें एक मशीन और है हमारी, जो इसमें हमारी लिखने से रह गई थी। तो यहाँ पे लिखते हैं मशीनरी, ये हमें दिया है 1000 रुपीज़ का, और फिर इसका हम टोटल कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 5850। तो गाइस इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि इसमें हमारे पास जो एंट्रीज होती हैं और हमारे अकाउंट होते हैं, तो जनरल एंट्री जो होती हैं ये आपके सामने हमने बनाई, और जो अकाउंट होते हैं वो हमारे सामने ये होते हैं। इसमें 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यूट किया जाता है। अगर असेट्स में कमी हुई है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, असेट्स में इंक्रीज हुई है तो क्रेडिट में लिखते हैं, लायबिलिटीज में इसका अपोजिट कर देते हैं। अगर लायबिलिटीज में हमारी इंक्रीज हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट में लिखेंगे। बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी में जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनकी ओल्ड कैपिटल लिखी जाती है। बाई बैंक अकाउंट में जो नया पार्टनर कैपिटल का अमाउंट लाता है वो लिखा जाता है। बाई गुडविल में फिर जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है उसे ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाई रेशियो में बांटते हैं तो उसकी एंट्री करते हैं।
उसके बाद और कोई एंट्री नहीं है तो हमने उसका टोटल लगाया। इधर इन्होंने कहा था कि गुडविल का अमाउंट उन्होंने विड्रॉल कर दिया तो हमने उसकी एंट्री बना दी, और ये रिवोल्यूशन पर लॉस हुआ था उसकी एंट्री यहाँ पे लिख दी, और टोटलिंग करने के बाद इनको लेस किया तो ये इनका क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आ गया। इस क्लोजिंग कैपिटल के अमाउंट को हमने यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में लिखा, जो हम इसकी न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं, और इसके बाद इनकी कैरेक्टर डिस्पेबल का अमाउंट दिया था वो हमने लिख दिया, और इधर हमने असेट्स के आइटम लिखी जिसमें कैश में 600 रुपये हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। 1000 ये अपने कैपिटल के रूप में लेके आया, 1000 गुडविल के रूप में लेके आया, 1000 गुडविल का हमने विड्रॉल कर दिया तो अमाउंट रह गया कैश का 1600। डेटर्स हमारे 1500 के थे, इसमें 300 लेस करा तो यह आ गया 1200। स्टॉक 1400 का हो गया, फर्नीचर हमारा 400 था, इसमें 150 हमने कम कर दिया तो 250 का रह गया। इन्वेस्टमेंट पहले रिकॉर्ड में नहीं था, हमने उसको शामिल कर लिया तो ये 400 का आ गया, और मशीन में कोई चेंजेस था नहीं तो ये एज इट इज़ 1000 का ही आ जाएगा, और टोटल बिल का आ गया 585। तो गाइज इस तरीके से ये आपका एडमिशन और न्यू पार्टनर कंसर्ट में जो नेसेसरी जनरल एंट्रीज हैं और नेसेसरी अकाउंट है वो हमने आपको दोनों इस क्वेश्चन में बताए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, पसंद आया होगा। गाइज अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी मोटिवेशन वीडियो को बना सकें। गाइज थैंक यू।